नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियो सीरीज है और यह इस वीडियो सीरीज का 6th वीडियो है। दोस्तों, सी लैंग्वेज को बहुत ही सरल भाषा में सीखने और समझने के लिए आप इस वीडियो सीरीज के सभी वीडियोज को एक-एक कर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट, सी टोकन्स, डाटा टाइप कन्वर्जन, इनपुट आउटपुट फंक्शन, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, इन सब को डिटेल में डिस्कस किया था। आप पीछे के सभी वीडियोस सीक्वेंस वाइज देखते हुए आएंगे तो ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इससे पिछले वीडियो में ही हमने और सी लैंग्वेज के फर्स्ट प्रोग्राम को समझा था। फर्स्ट प्रोग्राम में हमने आपको प्रोग्राम के हर एक वर्ड और हर एक स्टेटमेंट को डिटेल में समझाया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सीरीज के सभी वीडियोस को 1 बाय 1 करके देखें, जिससे कि आपको आगे के सभी टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम सी लैंग्वेज के अलग-अलग कई प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रोग्राम आपको होमवर्क के लिए दिया गया था वो ये था कि राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट सरल ब्याज ज्ञात करने के लिए सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाइए। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कुछ स्टेटमेंट फिक्स होते हैं जो कि हमको एज इट इज हर प्रोग्राम में लिखने होते हैं, और हर एक स्टेटमेंट का आपको मीनिंग भी बताया था भी इसका क्या यूज है, क्या पर्पस है। तो उन सब चीजों को हम वापस रिपीट नहीं करेंगे, और यदि वो चीज आपको फिर से समझनी है तो आप पीछे वाले वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन था, ये जो प्रॉब्लम थी, इसका प्रोग्राम क्या बन सकता है। तो देखिए, शुरू में हमने ये हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया, फिर हमने मेन फंक्शन को शुरू किया। यहाँ से मेन फंक्शन की बॉडी शुरू होती है, और लास्ट में हमने ये गेट ch और ये मेन फंक्शन की बॉडी को क्लोज किया। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि पिछले वाले प्रोग्राम में भी यूज में आए थे, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये हर एक प्रोग्राम में हमको एज इट इज लिखने होते हैं। अब इन सब का क्या यूज है, क्या पर्पस है, वो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। तो फिर से एक बार जल्दी से अपने कवर कर लेते हैं। हमने इस स्टेटमेंट का यूज करके हैश इंक्लूड, जो कि एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, इसका यूज करके stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड किया है, हमारे प्रोग्राम में शामिल किया है। इसी तरीके से हमने conio.h को हमारे प्रोग्राम में शामिल किया। हमने मेन फंक्शन को लिखा, क्योंकि कोई भी सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम हो, उसकी शुरुआत, उसका जो मेन पॉइंट होता है वो मेन फंक्शन ही होता है। तो हमने मेन फंक्शन को शुरू किया, और लास्ट में हमने ये गेट ch का यूज किया और ये बॉडी को क्लोज किया। मेन फंक्शन की बॉडी जो कि यहाँ से शुरू हो रही थी, उसको यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। अब ये जो गेट ch है, ये कब और कैसे वर्क करेगा, इसके बारे में आपको मैं फिर बता देता हूं कि ये एक इनपुट फंक्शन है जो कि एक कैरेक्टर को रीड करने का कार्य करता है, और ये फंक्शन हमने इसलिए यूज किया है हमारे प्रोग्राम में ताकि कोई बटन प्रेस करने तक आउटपुट स्क्रीन रुकी रहे। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तब आपको इस फंक्शन का वर्क अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे मेन प्रोग्राम के, इस प्रोग्राम के मेन लॉजिक को। तो हमने ये चीज नोटिस करी कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ से ये यहाँ तक और यहाँ से ये यहाँ तक, ये स्टेटमेंट हर प्रोग्राम में रिपीट हो रहे हैं और होते रहेंगे।
जो मेन लॉजिक है हमारे प्रोग्राम का वो कहां से और कहां तक शुरू हो रहा है। जो मेन लॉजिक है वो इस स्टेटमेंट से लेकर और इस स्टेटमेंट के बीच में जो लिखा हुआ है ये हमारे प्रोग्राम का मेन लॉजिक है। अब इसमें जो सबसे पहली लाइन लिखी है हमने वो क्या कहलाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। इस प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो डेसिमल नंबर्स में यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में, जिसमें कि दशमलव पॉइंट का यूज होता है, उन नंबर्स में आ सकता है। इसलिए हमने इस प्रोग्राम में डेटा टाइप फ्लोट लिया है और फ्लोट डेटा टाइप के हमने ये 4 वेरिएबल्स लिए हैं। ये वेरिएबल्स p जो लिखा है p है प्रिंसिपल के लिए, और जो r लिखा है r है रेट के लिए, जो t लिखा है t है टाइम के लिए, और जो SI लिखा है जो हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमने ये SI वेरिएबल का यूज किया है। तो ये जो लाइन है वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये किसी भी प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें कितने वेरिएबल लेने हैं और उन वेरिएबल का डेटा टाइप क्या रखना है। तो जैसा हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के नेचर के अनुसार क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसका रिजल्ट किस प्रकार का आ सकता है, उसके आधार पे हमें ये डिसीजन लेना होता है कि हम कितने वेरिएबल लेंगे और उन वेरिएबल्स के डेटा टाइप क्या क्या रखेंगे। फिर हमने प्रोग्राम में मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर प्रिंसिपल रेट और टाइम, यानी यूजर से हम इन 3 चीजों का इनपुट लेंगे, प्रिंसिपल रेट और टाइम का। उसके लिए हमने इनपुट लेने के लिए हमने यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन का यूज किया। ये जो फर्स्ट %f है, %f का यूज हमने किस लिए किया है कि ये कंट्रोल स्ट्रिंग है और फ्लोट डेटा टाइप के वैल्यू को रीड करने के लिए ये हमने यहाँ पर इसको यूज किया है। एक वैल्यू को रीड करके एड्रेस ऑफ p में रख दिया जाएगा। फिर दूसरा जो %f है उससे वैल्यू को रीड करके दूसरे वेरिएबल यानी r में रख दिया जाएगा। इसी तरीके से तीसरे %f का यूज करके और वैल्यू को t यानी कि टाइम में रख दिया जाएगा। तो इस तरीके से एड्रेस ऑफ p, एड्रेस ऑफ r और एड्रेस ऑफ t में 3 अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने और फॉर्मूला अप्लाई किया है जो कि इस तरीके से है p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। कंप्यूटर में हम फॉर्मूला या कोई भी एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखते हैं। आपको बताया है कि मल्टीप्लाई के लिए हम लोग स्टार सिंबल का यूज करते हैं और डिवाइड करने के लिए हम स्लैश सिंबल का यूज करते हैं। तो हमने इस तरीके से ये पूरा फॉर्मूला लिखा, जो रिजल्ट है वो SI नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने और SI वेरिएबल में जो वैल्यू आई है उसको प्रिंट करवा दिया, यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू %f और SI। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है अपना आउटपुट जनरेट करेगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम पर। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम इन C टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल। तो दोस्तों हमें ये मालूम है कि एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब जो पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है हम सभी जानते हैं 22 डिवाइड बाई 7, या हम यूं कह सकते हैं कि 3.14 एंड सो ऑन। तो पाई आर स्क्वायर, अब आर का मीनिंग क्या है, आर का मीनिंग होता है रेडियस यानी त्रिज्या। यदि हमें सर्किल की त्रिज्या, कोई वृत्त की त्रिज्या बता दी जाए तो हम उसका क्षेत्रफल, एरिया का मतलब क्या हो गया क्षेत्रफल, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या प्रोग्राम लिखते हैं। जो प्रोग्राम का मेन पार्ट है आपको मैंने समझाया था कि ये जो हिस्सा है ये प्रोग्राम का
मेन हिस्सा है। बाकी सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिपीट होते हैं, हर प्रोग्राम में ये सेम ही रहेंगे, वो हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पर फ्लोट टाइप के दो वेरिएबल लिए, एक वेरिएबल लिया r और दूसरा वेरिएबल लिया एरिया। r किस लिए लिखा? रेडियस के लिए, यानी कि त्रिज्या के लिए, और एरिया जो कि क्षेत्रफल के लिए जो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हमने प्रिंटफ में मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर रेडियस ऑफ सर्किल, के जो सर्किल है यानी वृत्त है उसकी त्रिज्या इनपुट कीजिए या एंटर कीजिए। फिर हमने स्कैनफ का यूज करके और r को रीड किया, स्कैनफ का यूज करके r को रीड किया। तो ये जो %f है ये फ्लोट डेटा टाइप के वैल्यू को रीड करेगा और उसको एड्रेस ऑफ r यानी r नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। तो इस तरीके से ये जो स्कैनफ है ये वर्क करेगा। फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला हमने कैसे लिखा देखिए ध्यान से कि पाई r स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? r इंटू r। तो हमने इस तरीके से लिखा। फिर 22 डिवाइड बाई 7, तो जो r इंटू r है उसको मल्टीप्लाई किया हमने 22 से और इस पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया 7 से। तो इस तरीके से जो ये फॉर्मूला है वो हम लोग लिखेंगे और जो रिजल्ट है वो एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, एरिया ऑफ सर्किल ये मैसेज प्रिंट करवा के साथ में वैल्यू प्रिंट करवा दी एरिया की। तो इस तरीके से जो अपना आउटपुट है वो जनरेट हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू कैलकुलेट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, यानी कि सी लैंग्वेज में फ़ारेनहाइट से सेल्सियस को ज्ञात करने के लिए प्रोग्राम बनाइए। यानी फ़ारेनहाइट को इनपुट किया जाएगा और हमारा जो रिजल्ट है वो सेल्सियस के रूप में आना चाहिए। ये तापमान को नापने की इकाई होती हैं, यानी टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट्स होती हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो इसके लिए हमने प्रोग्राम लिखना है। तो देखिए ये प्रोग्राम कैसा रहेगा। हमने और इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले दो वेरिएबल लिए हैं फ्लोट डेटा टाइप के f और c। हमको मालूम है कि इस प्रोग्राम का जो आंसर है वो डेफिनेटली और फ्लोटिंग पॉइंट्स में आ सकता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में रिजल्ट आ सकता है, इसीलिए हमने फ्लोट डेटा टाइप का यूज किया है। और मैसेज प्रिंट करवाया कि एंटर फ़ारेनहाइट, यानी कि फ़ारेनहाइट इनपुट कीजिए। तो यूजर क्या करेगा, फ़ारेनहाइट डिग्री को इनपुट कर देगा और स्कैनफ की हेल्प से हम उस डेटा को रीड करके एड्रेस ऑफ f में स्टोर करवा देंगे। अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का ये फॉर्मूला होता है, ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। f -32 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 9। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लिखा। जो भी f की वैल्यू हमने रीड की है वो f की वैल्यू को इस फॉर्मूला में हमने अप्लाई कर दिया और कैलकुलेशन होने के बाद में जो रिजल्ट है वो c नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। और हमने लास्ट में सेल्सियस इक्वल्स टू ये मैसेज प्रिंट करवाया और जो सेल्सियस की वैल्यू है यानी c की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमको इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दिए जाएंगे और हमको इसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाने होंगे। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि ये जो कुछ लाइंस हैं प्रोग्राम की, ये हर एक प्रोग्राम में सेम ही लिखी जाती हैं। अब हर एक लाइन का क्या क्या मीनिंग है वो आपको मैंने पहले भी कई बार बता दिया है। और जो प्रोग्राम का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लॉजिक चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हमने इस पार्ट को लिखा है। तो एक्चुअल जो चेंजिंग होंगी वो
प्रोग्राम के इसी पार्ट में ही होंगी। तो ये हमको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ अपने को सेम लिखना होता है। अब हर एक शब्द का मीनिंग आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। दोस्तों एक चीज बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को आप रट्टा नहीं मार सकते, आप उसको याद नहीं कर सकते। जब तक आपको लॉजिक, जब तक आपको रीजन समझ में नहीं आएगा, रीजन आपको याद नहीं होगा, तब तक आप उस प्रोग्राम को सही नहीं लिख पाएंगे। अब हर एक लाइन का और हर एक लाइन में हर एक शब्द का आपको मीनिंग मैंने बताया हुआ है। आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और इससे पहले वाले जो भी वीडियोस हैं उनको भी आप रिपीट करके देख सकते हैं। उनमें एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो हमने इस वीडियो के अंदर अलग अलग प्रोग्राम देखे और उन प्रोग्राम का जो मेन लॉजिक है वो हमने डिस्कस किया। इससे अगले वीडियो में भी हम कुछ और प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तो ये सभी प्रोग्राम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर ये प्रोग्राम्स जरूर ही आपसे पूछे जा सकते हैं और आप उनको आसानी से समझ के लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।